नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी का जो पेपर है जिसका नाम है हिंदी गद्य, उससे संबंधित एक शालो मॉडल पेपर का अध्ययन करेंगे। ये हमारा दूसरा मॉडल पेपर होगा। इसके पहले हम लोगों ने एक मॉडल पेपर का अध्ययन कर लिया है। जो पेपर आपके परीक्षा में मिलेगा उसमें कुल 3 खंड होगा। 3 खंडों में बांट करके आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। पहला खंड अ होगा जिसमें आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा खंड ब होगा जिसमें आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। और तीसरा खंड स होगा जिसमें आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। एक एक करके हम लोग इन तीनों खंडों का अध्ययन यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले हम लोग खंड अ का अध्ययन करेंगे जिसमें आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को पूछा जाएगा और इन प्रश्नों का जवाब आपको अधिकतम 100 शब्दों में देना होगा। देख लेते हैं इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न है, पंच परमेश्वर कहानी के पात्रों के नाम एवं उनके बारे में बताइए। तो आपको उत्तर में लिखना होगा कि पंच परमेश्वर कहानी के प्रमुख पात्र जुम्मन शेख, अलगू चौधरी, बूढ़ी खाला आदि हैं। इनका परिचय इस प्रकार से है। तो पहला पात्र है जुम्मन शेख। जुम्मन शेख एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है जिसने अपनी बूढ़ी खाला से जमीन जो है हड़पने की कोशिश की है और बाद में पंच बन करके यह न्याय भी करता है। दूसरा पात्र है अलगू चौधरी। अलगू चौधरी जो है धनी व्यक्ति है, जुम्मन शेख का मित्र है। इसी ने खाला के पक्ष में फैसला सुना करके अपनी दोस्ती से ऊपर धर्म को रखा था और बाद में खुद न्याय के लिए जुम्मन को पंच बनाता है। यह अगली जो पात्र है वो बूढ़ी खाला है जो जुम्मन की मौसी है, जिसकी जमीन जुम्मन ने हड़प ली थी और उसे न्याय के लिए पंचायत बुलाई थी। यानी बूढ़ी खाला के द्वारा न्याय के लिए पंचायत बुलाया गया था। अगला पात्र है समझू साहू। यह एक व्यापारी है जो बैल की मौत के मामलों में अलगू के सामने था, यानी अलगू से न्याय मांग रहा था। इतना आप लिखेंगे तो आपका उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, जीवनी किसे कहते हैं, 3 विशेषता बताइए। सबसे पहले आपको जीवनी की परिभाषा बतानी है, फिर जीवनी की 3 विशेषता यहाँ पर आपको बताना है। तो आपको उत्तर में लिखना होगा कि जब किसी व्यक्ति विशेष की जीवन के घटनाओं का किसी अन्य व्यक्ति द्वारा क्रमबद्ध रूप से चित्रण किया जाता है तो उसे जीवनी कहते हैं। इसकी 3 विशेषताएं निम्न हैं। इस परिभाषा के बाद आपको जीवनी की विशेषता यहाँ पर बता देनी है। जीवनी की पहली विशेषता है कि यह किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा लिखी जाती है, यानी जिस व्यक्ति के ऊपर जीवनी लिखा जाता है वह व्यक्ति खुद इसको नहीं लिखता है, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा इसको लिखा जाता है। जीवनी की दूसरी विशेषता है कि जीवनी अन्य पुरुष शैली में लिखी जाती है, यानी जीवनी की जो शैली होती है वो अन्य पुरुष शैली होती है। तीसरी विशेषता है कि जीवनी लेखक नायक की जीवन के घटनाओं को तटस्थ भाव से वर्णन करता है, यानी इसमें तटस्थता का भाव जो है पाया जाता है। तो यहाँ पर जीवनी की अर्थ एवं परिभाषा बतानी थी और जीवनी की 3 विशेषता आपको लिखना था, जो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, प्रसाद युग के प्रमुख नाटककार एवं उनके एक एक नाटक का नाम लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना होगा कि हिंदी नाटक में 1920 से 1940 तक के समय को प्रसाद युग के नाम से जाना जाता है। इस युग के प्रमुख नाटककार एवं नाटक इस प्रकार हैं। इसके बाद आपको प्रमुख नाटककार और उनके एक एक नाटकों का नाम लिख देना है। जैसे जयशंकर प्रसाद हो गए, उनका नाटक स्कंदगुप्त है। हरिकृष्ण प्रेमी हैं, उनका नाटक रक्षाबंधन है। उदय शंकर भट्ट हैं, उनका नाटक विक्रमादित्य है। सेठ गोविंद दास हैं, उनका नाटक कर्तव्य है। यहाँ पर आपका उत्तर इतना लिखने के बाद पूरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यानी चौथा प्रश्न है, संस्मरण की विशेषता बताइए। आपको इसके उत्तर में संस्मरण की विशेषता बतानी है। तो आपको उत्तर में लिखना होगा कि जब किसी वस्तु, व्यक्ति, दृश्य या घटना का वर्णन स्मृति के आधार पर किया जाता है तो उसे संस्मरण कहते हैं। यानी स्मृति के आधार पर, यादों के आधार पर जब किसी वस्तु का वर्णन करते हैं, किसी व्यक्ति का वर्णन करते हैं, किसी घटना का वर्णन करते हैं तो उसी को संस्मरण के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर इसकी विशेषता हमको लिखनी है। पहली विशेषता हो जाएगा, संस्मरण केवल विशिष्ट व्यक्ति का होता है, यानी विशिष्ट व्यक्ति के याद में ही संस्मरण केवल लिखा जाता है। संस्मरण केवल इतिहास का होता है, वर्तमान का संस्मरण नहीं लिखा जाता है और कल्पना के आधार पर भी संस्मरण नहीं लिखा जाता है। स्मृति पर आधारित होने के कारण तटस्थता जो होता है अपेक्षाकृत कम होता है। अगली विशेषता है कि संस्मरण का जो स्वरूप होता है वो गत्यात्मक होता है। संस्मरण का स्वरूप गत्यात्मक होता है, स्थिर नहीं होता है। अगली जो विशेषता है, संस्मरण में बाह्य घटनाओं का महत्व अधिक होता है, आंतरिक घटनाओं का महत्व जो होता है कम होता है। इतना लिख देंगे तो आपका इस प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यानी 5वां प्रश्न है कि हिंदी के प्रमुख आत्मकथा लेखक एवं उनके आत्मकथा का नाम लिखिए।
तो आपको उत्तर में लिखना होगा कि आत्मकथा हिंदी की प्रमुख नवीन गद्य विधा है, इसके प्रमुख लेखक और उनकी आत्मकथा इस प्रकार है। इसके बाद आपको हिंदी के जो प्रमुख आत्मकथा हैं और हिंदी की जो प्रमुख आत्मकथा लेखक हैं उनका नाम लिख देना है। जैसे अर्धकथानक हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है, बनारसी दास जैन के द्वारा लिखा जाता गया है। मेरी आत्मकहानी है, श्याम सुंदर दास ने लिखा है। अपनी खबर है, पांडे बेचन शर्मा उग्र के द्वारा लिखा गया है। क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा गया है। जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। इतना लिखेंगे तो आपका इस प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आपका अगला खंड है, अगला खंड खंड ब है, जिसमें आपको लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर देना है और इन प्रश्नों का उत्तर आपको अधिकतम 200 शब्दों में देना होगा। इसमें जो प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है आपको बताना है। यानी जो उनका निबंध भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, उसी के आधार पर आपको बताना है कि भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। तो उत्तर में आपको लिखना होगा कि भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रमुख निबंध है, जिसमें उन्होंने भारतवर्ष की उन्नति का उपाय बताया हुआ है, जो इस प्रकार से है। इसके बाद कौन कौन से उपाय उनके द्वारा बताया गया है, उसी को आपको लिखना होगा। पहला उपाय है कि आलस्य का त्याग, यानी भारतीयों को आलस्य छोड़कर कठिन परिश्रम और कार्य तत्परता दिखानी चाहिए, क्योंकि बिना मेहनत के कोई राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का मानना है कि भारतीय जो है बहुत आलसी होते हैं। आगे बढ़ने के लिए, भारतवर्ष की उन्नति के लिए उनको आलस्य का त्याग करना पड़ेगा। दूसरा उपाय है समय का सदुपयोग करना। व्यर्थ के कामों, झगड़ों और रूढ़ियों में समय न नष्ट करके हर पल का उपयोग देश और समाज की भलाई के लिए करना चाहिए, तभी जो है भारत उन्नति की तरफ आगे बढ़ सकेगा। अगला जो उपाय है, आधुनिक शिक्षा और ज्ञान, यानी आधुनिक शिक्षा और ज्ञान को जब तक नहीं अपनाया जाएगा तब तक भारतवर्ष की उन्नति नहीं हो सकती है। नई शिक्षा प्रणाली को अपनाना और विभिन्न ज्ञान विज्ञान की बातों को सीखना, जिससे देश हर क्षेत्र में प्रगति कर सके। अगला जो उपाय है, कुरीतियों का उन्मूलन करना, यानी भारतवर्ष में जो भी कुरीतियां हैं उनका उन्मूलन किया जाना चाहिए। जातिगत भेदभाव, बाल विवाह, बहु विवाह और अन्य सामाजिक रूढ़ियों को समाप्त करना चाहिए, तभी जो है भारतवर्ष आगे बढ़ पाएगा। पांचवा उपाय है, आपसी मेलजोल और एकता को बढ़ावा देना। हिंदू, मुस्लिम, जैन आदि सभी संप्रदायों को अपने वैमनस्य को छोड़कर आपस में प्रेम और भाईचारा स्थापित करना चाहिए। इससे भारतवर्ष को आगे बढ़ने में लाभ मिलेगा, यानी इससे भारतवर्ष आगे की तरफ बढ़ेगा। अगला उपाय है, छोटी जाति का आदर करना, यानी समाज में जिसको छोटी जाति माना जाता है उसका भी आदर किया जाए। समाज में छोटी माने जाने वाली जातियों का तिरस्कार न करके उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार करना और उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए, जिससे उनके भीतर क्या होगा, आत्मबल जगेगा और वो भी भारतवर्ष की उन्नति के लिए प्रयास करने के लिए आगे बढ़ेंगे। अगला जो उपाय है, देश हित में त्याग करना, यानी देश की उन्नति के लिए अपने निजी सुख और स्वार्थ का बलिदान करने को तैयार रहना और कमर कस के उठना। यानी अगर देश की उन्नति की बात आती है, देश को आगे बढ़ाने की बात आती है, तो अपने निजी स्वार्थों को हमको त्यागना पड़ेगा, तभी जाकर के देश आगे बढ़ पाएगा। अगला जो उपाय है, उद्योग और व्यापार की स्थापना करना। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके अपने देश में उत्पादित वस्तुओं का उपयोग करना और नए नए कल कारखानों को स्थापित करना होगा, तभी जाकर के भारतवर्ष की उन्नति हो पाएगी। अगला उपाय है, स्त्रियों की शिक्षा, यानी लड़कियों को ऐसी शिक्षा देना जिससे वे अपना देश और कुल धर्म सीखें, पति की भक्ति करें और अपने बच्चों को सहजता से शिक्षित कर सकें, तभी जाकर के भारतवर्ष की उन्नति हो पाएगी। अगला जो उपाय है वो जनसंख्या नियंत्रण है। देश की बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण करना भी उन्नति के लिए अनिवार्य है। जब तक हम बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं करेंगे तब तक हम भारतवर्ष की उन्नति नहीं कर सकेंगे, भारतवर्ष को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। इतना अगर आप लिख देंगे तब जाकर के आपका उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें आपको निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या करना है, यानी जो गद्यांश दिया गया है उस गद्यांश का संदर्भ सहित आपको यहाँ पर व्याख्या करना है। गद्यांश क्या है पहले इसको देख लेते हैं। कुछ नहीं, मैं केवल यही कहना चाहती हूँ कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है। वह मेरे साथ नहीं चल सकता। यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अपने कुल की मर्यादा, नारी का गौरव नहीं बचा सकते, तो मुझे बेच भी नहीं सकते हो। हाँ, तुम लोगों को आपत्ति से बचाने के लिए मैं स्वयं यहाँ से
चली जाऊंगी। यही गद्यांश है, इसी गद्यांश की व्याख्या आपको यहाँ पर करना है। सबसे पहले उसके उत्तर में आपको संदर्भ लिखना होगा, फिर प्रसंग लिखना होगा, फिर जाकर के इसकी व्याख्या आपको करनी होगी। तो सबसे पहले संदर्भ देख लेते हैं। संदर्भ में आपको लिखना है कि प्रस्तुत अवतरण जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ध्रुवस्वामिनी नाटक के पहले अंक से लिया गया है। इस नाटक में प्रसाद ने स्त्री जीवन की समस्याओं को उठाया हुआ है, यानी इसमें जयशंकर प्रसाद ने क्या किया है, स्त्री के जीवन की समस्या को उठाया है। अब प्रसंग लिखना है इसके बाद, और प्रसंग में आपको लिखना है कि यह संवाद ध्रुवस्वामिनी की नारी अस्मिता और गौरव की सशक्त अभिव्यक्ति है। यह संवाद वह अपने कायर और विलासी पति रामगुप्त से कहती है, जो अपनी और अपने राज्य की रक्षा करने के लिए उसे सकराज के शिविर में भेजने का घिनौना प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। इसके बाद से आपको ये जो अवतरण है इसकी व्याख्या करनी है। अवतरण की व्याख्या हम लोग उसको देख करके करेंगे, जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आ पाएगा। ध्रुवस्वामिनी रामगुप्त से कहते हैं कि कुछ नहीं, मैं केवल यही कहना चाहती हूं कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है। यानी इस कथन में ध्रुवस्वामिनी क्या करती है, सदियों से चली आ रही पुरुष प्रधान मानसिकता पर प्रहार करती है और कहती है कि जिसमें पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी निजी संपत्ति मान करके उनके साथ मनमाना व्यवहार किया है, यह हमारे साथ नहीं चलेगा। वह बताती है कि स्त्री कोई निर्जीव वस्तु नहीं है, बल्कि स्वतंत्र इंसान है जिसकी अपनी पहचान है, अपनी भावनाएं, अपने अधिकार होते हैं। ध्रुवस्वामिनी पुराने सोच को मानने से मना कर देती है और कहती है कि जो सदियों से हो रहा है वह मेरे साथ नहीं चल सकता है। यदि तुम कायर हो, मेरी रक्षा नहीं कर सकते हो, अपने कुल की मर्यादा का रक्षा नहीं कर सकते हो, नारी के गौरव को नहीं बचा सकते हो, नारी के सम्मान को नहीं बचा सकते हो, तो तुम मुझको बेच भी नहीं सकते हो। यानी इस प्रकार का व्यवहार तुम मेरे साथ नहीं कर सकते हो। मैं कोई वस्तु नहीं हूं जो तुम मुझको खरीद और बेच सकते हो। आगे कहती है कि हाँ, तुम लोगों को आपत्ति से बचाने के लिए मैं स्वयं यहाँ से चली जाऊंगी। वह कहती है कि तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति न आ जाए, उस आपत्ति से बचाने के लिए मैं स्वयं यहाँ से चली जाऊंगी। व्याख्या में आपको यही लिखना होगा, और व्याख्या लिखने के बाद आपको विशेष लिखना है। विशेष लिखेंगे तो आपका नंबर जो है यहाँ पर बढ़ जाएगा। विशेष में आपको क्या लिखना है, 3-4 पॉइंट आपको लिख देना है विशेष में। पहला पॉइंट है कि यह संवाद ध्रुवस्वामिनी के सशक्त, स्वाभिमानी और आत्मविश्वासी चरित्र को उजागर करता है। दूसरे पॉइंट में लिखना है कि यह संवाद सिर्फ ध्रुवस्वामिनी की व्यथा नहीं, बल्कि एक तरह से हर उस स्त्री की आवाज है जिसे समाज में वस्तु समझा गया है। अगला पॉइंट आपको लिखना है कि यह जयशंकर प्रसाद के नारी विमर्श और नारी सशक्तिकरण से जुड़े विचारों को सामने रखता है। अगला पॉइंट है कि यह संवाद नाटक के मूल संदेश का सार है, जो नारी को उसके आत्मसम्मान, गौरव और अधिकारों के प्रति जागरूक करता है। इतना आप लिख देंगे तो आपका उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अब 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। यहाँ पर भी एक गद्यांश है और इसका भी संदर्भ सहित व्याख्या आपको करना है। सबसे पहले गद्यांश को देख लेते हैं। गद्यांश है कि चोर से ज्यादा फिक्र थी आबरू की, किवाड़ न रहने पर पर्दा ही आबरू का रखवारा था। वह पर्दा भी तार तार होते होते एक रात आधी में किसी भी हालत में लटकने लायक न रह गया। दूसरे दिन घर की एकमात्र पुश्तैनी चीज दरी दरवाजे पर लटक गई। मुहल्ले वालों ने देखा और चौधरी को सलाह दी, बड़े चौधरी, इस जमाने में दरी यूं काहे खराब करोगे, बाजार से ला टाट का टुकड़ा न लटका दो। पीरवक्स टाट की कीमत भी आते जाते कई दफा पूछ चुके थे, जो 2 गज टाट 8 आने से कम में न मिल सकता था। हंसकर बोले, होने दो क्या है, हमारे यहाँ पक्की हवेली में भी ड्योढ़ी पर दरी का ही पर्दा रहता था। ये आपका गद्यांश है और इसी गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या आपको यहाँ पर करना है। तो सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना होगा। संदर्भ में आपको लिखना है कि प्रस्तुत अवतरण यशपाल द्वारा रचित पर्दा कहानी से लिया गया है। इस कहानी में यशपाल ने मध्य वर्ग की झूठी शान और दिखावा का चित्रण किया है। संदर्भ लिखने के बाद आपको प्रसंग लिखना है और प्रसंग में आपको लिखना होगा कि यह कथन चौधरी के पारिवारिक सम्मान, पुरानी परंपराओं और झूठी शान को बनाए रखने की कोशिश को दर्शाता है। भले ही वे गरीब हों, लेकिन वे अपनी प्रतिष्ठा को किसी भी तरह से सस्ते विकल्प जैसे टाट से झूमिल नहीं रखना चाहते हैं। इतना लिखने के बाद आपको व्याख्या लिखना है। व्याख्या हम लोग इसको देख करके करेंगे ताकि आपको ठीक प्रकार से समझ में आ सके। कथन है कि चोर से ज्यादा फिक्र थी आबरू की।
यानी जो चौधरी पीर बख्श थे उनको चोर की चिंता नहीं थी, ज्यादा चिंता किसकी थी? आबरू की चिंता थी, समाज में प्रतिष्ठा की चिंता थी, उनको इज्जत की चिंता थी। किवाड़ न रहने पर पर्दा ही आबरू का रखवारा था। उनका जो घर था उस घर में किवाड़ नहीं बचा था, किवाड़ जो है टूट गया था। अब जो पर्दा लगा हुआ था घर में वही जो है उनकी इज्जत का रखवारा था, उनके आबरू का रखवारा था, वही उनकी इज्जत को बनाए हुए था। वह पर्दा भी तार तार होते होते, यानी वह पर्दा धीरे धीरे फट रहा था और फटते फटते एक रात में आंधी आई और आंधी में पूरी तरह से वह पर्दा फट गया। इस प्रकार से फट गया कि वह लटकने लायक अब नहीं रह गया था। दूसरे दिन क्या किया उन्होंने? घर की एक पुश्तैनी चीज यानी दरी को दरवाजे पर लटका दिया। दरी एक महंगी चीज थी। मोहल्लों वालों ने क्या करते हैं, चौधरी पीर बख्श को सलाह देते हैं कि दरी को बर्बाद मत करो, दरी की जगह क्या लटका दो, बाजार से खरीद करके टाट लाओ और टाट को लटका दो। पीर बख्श क्या करते हैं, टाट की कीमत पूछते हैं बाजार में जाकर के। टाट की जो कीमत थी, 2 गज टाट की कीमत 8 आने से कम नहीं थी, 8 आने से अधिक ही थी। इसलिए वो टाट खरीद नहीं पाते हैं, टाट खरीदने भर की उनकी हैसियत नहीं है। गांव वाले से वो हंस करके बोलते हैं कि होने दो, क्या है, हमारे यहाँ पक्की हवेली में भी डेवढ़ी पर दरी का ही पर्दा रहता था। यानी अपने पुराने परंपरा का उदाहरण देते हैं, अपने हवेली का उदाहरण देते हैं, यानी अपने प्राचीन रईसी का उदाहरण देकर के कहते हैं कि हमारी हवेली पर क्या था, दरी का पर्दा ही लटका रहता था। यहाँ क्या है कि गरीब हो गए हैं चौधरी पीर बख्श, लेकिन अपनी इज्जत को बनाए रखना चाहते हैं, अपनी इज्जत को कम नहीं होने देना चाहते हैं, दिखावा करते हैं और इसी दिखावा का चित्रण इस कथन में किया गया है। इतना व्याख्या आपको लिख देना है और व्याख्या लिखने के बाद आपको विशेष लिखना है। विशेष लिखने से ही आपका नंबर यहाँ पर बढ़ेगा। विशेष में आपको क्या लिखना है कि मध्य वर्ग के झूठी शान और प्रतिष्ठा का वर्णन इसमें किया गया है। चौधरी अपनी गरीबी छिपाने के लिए खानदान का सहारा लेते हैं, यानी खानदान के रईसी और उसके प्रतिष्ठा का सहारा लेते हैं। आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है, इसको भी आप लिख सकते हैं। उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग इसमें किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला खंड है खंड स, और खंड स में आपसे दीर्घ उत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे और इन प्रश्नों का उत्तर आपको अधिकतम 500 शब्दों में देना होगा। इसमें जो प्रश्न है वो है कहानी तत्वों के आधार पर पर्दा कहानी की समीक्षा कीजिए। अब कहानी तत्वों के आधार पर आपको पर्दा कहानी की समीक्षा करनी है। उत्तर में आपको लिखना होगा कि पर्दा यशपाल द्वारा लिखी गई एक प्रमुख कहानी है। पर्दा यहाँ आबरू यानी इज्जत का प्रतीक है। कहानी तत्वों के आधार पर इसका विश्लेषण इस प्रकार है। अब कहानी के जो 6 तत्व होते हैं उन 6 तत्वों के आधार पर इस कहानी का विश्लेषण यहाँ पर हम लोग करेंगे। पहला तत्व है कथानक। इस कहानी का जो कथानक है वो सरल है, सुगठित है, यथार्थवादी है। इसका जो विकास हुआ है वो 3 चरण में हुआ है। इन पर्दा कहानी के कथानक का विकास कुल 3 चरण में हुआ है। 3 चरण में बांट करके हम उसको यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। पहला चरण है आरंभ, यानी जब कहानी का आरंभ होता है। कहानी के आरंभ में चौधरी पीर बख्श के खानदानी रईसी के झूठे गौरव का वर्णन किया गया है। फिर उनके वर्तमान गरीबी का परिचय दिया गया है। दरवाजे पर टंगे टाट के पुराने पर्दे के महत्व को बताया गया है। अब जब कहानी का मध्य आता है तो इसमें बताया गया है कि चौधरी पीर बख्श पर किस प्रकार से कर्ज बढ़ता जाता है, घर की आर्थिक तंगी बढ़ती जाती है, किस प्रकार से घर का बर्तन धीरे धीरे उनका बिक जाता है। दरवाजे पर जो पर्दा लटका हुआ है वो तार तार होने की स्थिति में हो जाता है, यानी घर की इज्जत तार तार होने की स्थिति में हो जाती है। कहानी जब चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है तब साहूकार बरबर अली खां द्वारा कर्ज के बदले चौधरी का फटा हुआ पर्दा खींचकर फेंक दिया जाता है। यह झूठी प्रतिष्ठा के टूटने का सबसे दर्दनाक क्षण होता है। पर्दा हटने के बाद चौधरी का हृदय टूट जाता है और सदमे में निर्जीव सा पड़ जाता है और कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है और कहानी का कथानक भी यहीं पर समाप्त हो जाता है। कहानी का जो अगला तत्व है वो है पात्र एवं चरित्र चित्रण। इस कहानी के जो पात्र हैं वो यथार्थवादी हैं और मनोवैज्ञानिक हैं। कहानी में 2 प्रमुख पात्र हैं। इन पात्रों के चरित्र के बारे में भी हम लोग यहाँ पर जानेंगे। पहला पात्र है चौधरी पीर बख्श। चौधरी पीर बख्श जो है कहानी का नायक है। पुरानी शान की यादों में जीने वाला व्यक्ति है। वे अपनी झूठी प्रतिष्ठा और वर्तमान गरीबी के बीच में संघर्ष करते हैं। पाठक की सहानुभूति उनके साथ बनी रहती है। एक कथन देख लेते हैं। इस कथन से चौधरी पीर बख्श के चरित्र का पता चलता है।
लेखक ने लिखा है कि पीरबक्स अपने पुराने खानदानी बड़प्पन की कल्पना में डूबे रहते थे और गरीबी को सबसे छिपाने का प्रयास करते थे। यानी इस कथन के माध्यम से लेखक ने बताया है कि चौधरी पीरबक्स गरीब हो गए हैं, गरीबी को छिपाने का प्रयास करते हैं और खानदानी बड़प्पन की कल्पना करते हैं या उसी कल्पना में डूबे रहते हैं। दूसरा जो पात्र है बरबर अली खां है। बरबर अली खां जो है निर्दयी व्यक्ति है, महाजन यानी कि साहूकार है, जो क्रूर यथार्थ और शोषण का प्रतीक है। इसके भी चरित्र को हम लोग एक कथन से देख लेते हैं। लेखक ने लिखा है कि खान ने बड़ी बेतकल्लुफी से पर्दा खींचकर आंगन में फेंक दिया। यानी चौधरी पीरबक्स के दरवाजे पर जो पर्दा लटक रहा था उसको खींच करके वह आंगन में फेंक देता है। यह घटना चौधरी पीरबक्स की सारी झूठी प्रतिष्ठा को क्षण भर में ध्वस्त कर देता है। तो जो दो प्रमुख पात्र हैं उनके चरित्रों को भी हम लोगों ने देख लिया। अब कहानी का जो अगला तत्व है यानी तीसरा तत्व है वो है देश काल एवं वातावरण। कहानी का जो वातावरण है वो निम्न मध्य वर्गीय बस्ती का वातावरण है, जहां आसपास गरीब लोग रहते हैं और कमीने लोगों की बस्तियां हैं। यह गरीबी और तंगहाली का वातावरण कहानी के तनाव और चौधरी की मानसिक व्यथा को अधिक प्रमाणिक बनाता है। वातावरण का एक उदाहरण देख लेते हैं। कहानी से ही यह कथन है कि आसपास गरीब और कमीने लोगों की बस्ती थी। कच्ची गली के बीचों बीच गली के मुहाने पर लगे कमेटी के नल से टपकते पानी की काली धार बहती रहती। इससे क्या पता चलता है कि जहां चौधरी पीरबक्स रहते थे उस मोहल्ले का वातावरण कैसा है। यह कथन चौधरी के घर के आसपास के दयनीय सामाजिक आर्थिक माहौल को चित्रित करता है। यह सीधे सीधे गरीबी और उपेक्षा के वातावरण को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं। कहानी का जो अगला तत्व है वो है संवाद योजना। यशपाल की कहानी पर्दा की जो संवाद योजना है वो यथार्थवादी है और चरित्रानुकूल है। यानी कहानी में जो चरित्र हैं उन चरित्रों के अनुकूल संवाद का प्रयोग इसमें किया गया है। निम्न मध्य वर्ग की झूठी शान और गरीबी को उजागर करती है। संवादों में चौधरी पीरबक्स और उनके परिवार की गरीबी, लाचारी और इज्जत बनाए रखने की छटपटाहट झलकती है। जब खान पैसे लेने आता है और चौधरी भीतर छिपे होते हैं तो पर्दे की आड़ से बड़ी बीबी और खान के बीच के संवाद संघर्ष और त्रासदी को गहरा करते हैं। इसको एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। बड़ी बीबी कहती है कि खुदा की कसम चौधरी बाहर गए हैं, रुपया लेने गए हैं। खान कहता है नई बदजात चोर भीतर छिपा है, हम 4 घंटे में फिर आता है, रुपया लेकर जाएगा, रुपया नहीं देगा तो उसका खाल उतारकर बाजार में बेच देगा। यह जो संवाद है यह निम्न मध्य वर्गीय परिवार की बेबसी और बाहरी शोषण को दर्शाता है और कहानी के वातावरण को भी चित्रित करता है। और जो चौधरी पीरबक्स हैं उनके घर के स्थिति को भी यह चित्रित करता है। ये संवाद कहानी के मूल विषय यानी झूठी इज्जत का जो पर्दा है उसको प्रभावी ढंग से स्थापित करता है, जो अंत में पर्दा हट जाने पर टूट जाता है। कहानी का जो अगला तत्व है वो है भाषा शैली। भाषा और शैली को अलग अलग करके हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। जो कहानी की भाषा है वो भाषा सरल भाषा है, बोलचाल की खड़ी बोली है, जिसमें उर्दू के शब्दों का भी सहज रूप से प्रयोग किया गया है। जैसे आबरू का प्रयोग किया गया है, खानदान का प्रयोग किया गया है, रईसी का प्रयोग किया गया है, व्यथा का प्रयोग किया गया है। ये सभी उर्दू शब्द हैं, उर्दू से ही इनको लिया गया है। कहानी में प्रतीकात्मक भाषा का भी प्रयोग किया गया है। इसको हम लोग कहानी से ही एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। वह फटा पुराना पर्दा केवल एक कपड़ा नहीं था, वह चौधरी के खानदान की झूठी इज्जत का ढोंग था। यानी यह जो पर्दा था इसका प्रतीकात्मक प्रयोग कहानी में किया गया है। यह लेखक का व्याख्यात्मक कथन है जो प्रतीक का अर्थ स्पष्ट करता है। शैली को देख लेते हैं। कहानी की जो शैली है वह एक यथार्थवादी शैली है और व्यंग्यात्मक शैली है। लेखक के द्वारा इसके माध्यम से व्यंग किया गया है। लेखक ने गरीबी का मार्मिक चित्रण किया है जो कहानी को प्रभावशाली बनाता है। कहानी का जो अंतिम तत्व होता है वो उद्देश्य है, यानी कहानी का मूल उद्देश्य क्या है। कहानी का मुख्य उद्देश्य निम्न मध्यम वर्ग की उस मनोवृत्ति पर व्यंग करना है जिसके कारण वे अपने दयनीय आर्थिक स्थिति को झूठी सामाजिक प्रतिष्ठा के पर्दे के पीछे छिपाने का प्रयास करते हैं। यह कहानी सामाजिक विडंबना और आर्थिक विषमता को उजागर करती है। इसको एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग इसको समझेंगे। उदाहरण कहानी से ही है। लेखक ने लिखा है कि और जब वह पर्दा फट कर गिरा तो चौधरी की इज्जत ही नहीं निम्न मध्यम वर्ग के बनावटी मान की आखिरी दीवार भी गिर गई। यानी यह जो कहानी है
इसका जो मूल उद्देश्य है वो यह दिखाना है कि जो निम्न मध्य वर्ग होता है वो किस प्रकार से झूठी दिखावा करता है, झूठी शान में जीता है, भले ही वह भीतर से बिखरा हुआ हो, भले ही वह भीतर से बिल्कुल गरीब हो। यह कहानी का उद्देश्य और सामाजिक संदेश को दर्शाता है। झूठी प्रतिष्ठा नष्ट होने के बाद दिखावा का कोई अर्थ नहीं बचता है। इतना अगर आप अपने उत्तर में लिख देंगे तो आपका उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो 10वां प्रश्न है। ध्रुवसाम्नी नाटक के आधार पर चंद्रगुप्त के चारित्रिक विशेषता बताइए। यहाँ पर आपको ध्रुवसाम्नी नाटक के आधार पर चंद्रगुप्त के चरित्र की विशेषता बताना है। तो आपको उत्तर में सबसे पहले हेडिंग डाल लेना है, चंद्रगुप्त की चारित्रिक विशेषताएं या चंद्रगुप्त के चरित्र की विशेषताएं। भूमिका में आपको ध्रुवसाम्नी नाटक का परिचय देना है कि ध्रुवसाम्नी नाटक की रचना जयशंकर प्रसाद ने 1933 ईस्वी में की थी। चंद्रगुप्त इस नाटक का नायक है, वह गुप्त राजवंश का उत्तराधिकारी है। समुद्रगुप्त ने उसे अपना उत्तराधिकारी बनाया था। वह राष्ट्र के प्रति समर्पित निडर वीर योद्धा है। चंद्रगुप्त की चारित्रिक विशेषताएं निम्न हैं। अब एक एक करके उसके चरित्र की विशेषताओं का हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। चंद्रगुप्त के चरित्र की जो पहली विशेषता है वो है राष्ट्रभक्त, यानी चंद्रगुप्त जो है एक राष्ट्रभक्त है, राष्ट्र के प्रति उसका समर्पण है, वह राष्ट्र के प्रति कर्तव्य भावना से ओतप्रोत है। समुद्रगुप्त के द्वारा उसे राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया गया है, लेकिन राष्ट्र के हित में वह उसका परित्याग कर देता है, अपने उत्तराधिकार का परित्याग कर देता है। रामगुप्त के राजा बनने पर वह उसका विरोध नहीं करता है। ध्रुवसाम्नी चंद्रगुप्त की वाग्दत्ता है, लेकिन रामगुप्त छल पूर्वक उससे विवाह कर लेता है। चंद्रगुप्त तब भी राष्ट्रहित में चुप रहता है, राष्ट्रहित में वह नहीं बोलता है। लेकिन रामगुप्त जब ध्रुवसाम्नी को शक शिविर में भेजता है तो वह इसे स्वीकार नहीं करता। चंद्रगुप्त अपना कर्तव्य करने के लिए उद्धत हो जाता है। वह कहता है कि तीखे वचनों से मर्माहत करके भी आज कोई मुझे इस मृत्यु पथ से विमुख नहीं कर सकता। मैं केवल अपना कर्तव्य करूं, इसी में मुझे सुख है। तो इतना आप लिखेंगे तो आपकी पहली विशेषता जो है पूरी हो जाएगी। चंद्रगुप्त के चरित्र की जो दूसरी विशेषता है वो है आदर्श प्रेमी, यानी चंद्रगुप्त एक आदर्श प्रेमी है। चंद्रगुप्त ध्रुवसाम्नी से प्रेम करता है। ध्रुवसाम्नी उसकी वाग्दत्ता है। वाग्दत्ता उसको कहते हैं जिसको विवाह का वचन दिया गया हो। रामगुप्त छल पूर्वक ध्रुवसाम्नी से विवाह कर लेता है, लेकिन चंद्रगुप्त इसका विरोध नहीं करता है। वह तब भी ध्रुवसाम्नी से प्यार करता है, उसे अपना मानता है। चंद्रगुप्त एक आदर्श प्रेमी है, उसका प्रेम समर्पण की भावना पर आधारित है। ध्रुवसाम्नी को शक शिविर में भेजना चंद्रगुप्त को स्वीकार्य नहीं है। चंद्रगुप्त कहता है कि मैं आज यह स्वीकार करने में भी संकुचित हो रहा हूं कि ध्रुव देवी मेरी है। ठहर कर कहता है कि हाँ वह मेरी है, उसे मैंने आरंभ से ही अपनी संपूर्ण भावना से प्यार किया है। तो चंद्रगुप्त जो है एक आदर्श प्रेमी भी है। अगली विशेषता है मर्यादा का रक्षक, यानी चंद्रगुप्त जो है मर्यादा का रक्षक भी है। वह मरकर भी साम्राज्य के गौरव और मर्यादा की रक्षा करना चाहता है। वह साम्राज्य और नारी स्वाभिमान की रक्षा के लिए शक शिविर में अकेले जाता है और उसकी रक्षा करने में सफल भी होता है। वह साम्राज्य की मर्यादा के लिए अपना अधिकार तक छोड़ देता है। वह कहता है कि यह नहीं हो सकता है महादेवी, जिस मर्यादा के लिए मैंने अपना मिला हुआ अधिकार छोड़ दिया उसका यह अपमान, यानी वह मर्यादा का रक्षक है। वह मर्यादा की रक्षा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। अगली जो विशेषता है वह है वीर योद्धा, यानी चंद्रगुप्त एक वीर और योद्धा व्यक्ति है। चंद्रगुप्त वीर है, वह रामगुप्त की तरह युद्ध से डरता नहीं है। इसी कारण वह ध्रुवसाम्नी को शक शिविर में भेजने का विरोध करता है और जब सफल नहीं होता तो उसके साथ स्वयं जाता है। वह सकराज से कहता है कि मैं हूँ चंद्रगुप्त, तुम्हारा काल, मैं अकेला आया हूँ तुम्हारी वीरता का परीक्षा लेने, सावधान। और इसके बाद वह सकराज की हत्या कर देता है और ध्रुवसाम्नी को छुड़ा लेता है। चंद्रगुप्त के चरित्र की जो अगली विशेषता है वो है त्यागी, यानी चंद्रगुप्त में त्याग की भावना है। चंद्रगुप्त त्याग का साक्षात प्रतिमूर्ति है। वह समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी है, फिर भी रामगुप्त के राजा बनने पर वह विद्रोह नहीं करता, अपने मिले हुए अधिकार का त्याग कर देता है। ध्रुवसाम्नी उसकी वाग्दत्ता है, पर रामगुप्त छल पूर्वक उससे विवाह कर लेता है। चंद्रगुप्त यहाँ भी त्याग का भाव दिखाता है। वह कहता है कि मेरे हृदय के अंधकार में प्रथम किरण से आकर जिसने अज्ञात भाव से अपना मधुर आलोक ढाल लिया था उसको भी मैंने केवल इसलिए भूलने का प्रयत्न किया, यानी त्याग की भावना उसके भीतर है। चंद्रगुप्त एक त्यागी व्यक्ति है। अगली जो विशेषता है उसके चरित्र की वो है स्वाभिमानी, यानी स्वाभिमान की भावना भी चंद्रगुप्त के चरित्र में पाया जाता है।
चंद्रगुप्त स्वाभिमानी है, वह अपने और साम्राज्य के स्वाभिमान पर आंच नहीं आने देता है। वह स्वाभिमान की रक्षा के लिए ही रामगुप्त के निर्णय का विरोध और शकराज का वध करता है। वह त्याग के कारण साम्राज्य और ध्रुवसाम्य के अधिकार से दूर हो गया था। जब वह स्वाभिमान पर आंच आता है तो कहता है कि मैं पुरुष हूं, नहीं, अपनी आंखों से अपना वैभव और अधिकार को दूसरों को अन्याय से छीनते देख रहा हूं, यानी उसके भीतर का स्वाभिमान जगता है तो वह विरोध भी करता है। इतना आप लिख देंगे तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट आपको और चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।